सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सबको देखना है, लाइक और शेयर करना है, जिससे हमारी टीम कामयाब इंडियन एकेडमी की टीम का मनोबल बढ़े और ये अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करे और अच्छी से अच्छी आपको क्लासें दे पाए। तो आगे चलते हैं। अपन पढ़ रहे थे, ग्रंथियों की बात कर रहे थे। ग्रंथियों में अपन ने बात की, मैं वापिस दोहरा देता हूँ एक छोटे से पॉइंट के रूप में। अपन ने ग्रंथियों की बात की। ग्रंथियों में पहली ग्रंथि की बात की अपन ने, किसकी? मस्तिष्क की बात की। मस्तिष्क में हमने देखा पीयूष ग्रंथि को देख लिया, पीनियल ग्रंथि को देखा, और पीनियल ग्रंथि की बात की, क्या होती है पीनियल ग्रंथि, किस नाम से जाना जाता है। फिर हमने थायराइड ग्रंथि की बात की कि हाइपोथैलेमस के बाद में थायराइड गले में थायराइड ग्रंथि की बात की। फिर हमने वक्ष गुहा में थाइमस ग्रंथि की बात की। आखिर इनकी बात की हमने, ये कार्य क्या करती हैं, इनका हमारे शरीर में क्या क्या उपयोग है, और ये कहाँ पे जाके किस या तो कौन स्रावित नलिकाओं के माध्यम से करती है, कौन अपने हार्मोन्स को स्रावित करती है, या कौन एंजाइम को स्रावित करती है, इसकी बात की हमने। फिर हमने देखा कि अग्नाशय ग्रंथि को मैंने बोर्ड पे समझा दिया पिछली क्लासों में, अग्नाशय को और यकृत ग्रंथि को, और एड्रिनल ग्रंथि को भी समझा दिया। लेकिन वापस मैं थोड़ी सी एड्रिनल ग्रंथि लेके चल लेता हूँ। एड्रिनल ग्रंथि और आज जनन ग्रंथियों का लास्ट टॉपिक है। ग्रंथियाँ पूरी कंप्लीट है, और ग्रंथियों के टॉपिक के बाद में जो मैंने पीडीएफ लगाई थी उसमें कई क्वेश्चनों का जिक्र किया गया है। आपको उनको देखना है, उनमें से सॉल्व नहीं होता उसको मेरे से चर्चा करनी है। अब आगे चलते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? ग्रंथियां। ग्रंथियां ग्रंथियों की बात कर रहे थे, तो ग्रंथियों में हमने देखा ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। पहली होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां वो वे ग्रंथियां होती है जो अपने नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, वे हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो बहिःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो हार्मोन्स को स्रावित करती है और एंजाइम को, बिल्कुल, एंजाइम को स्रावित करती हैं। और किसके माध्यम से करती हैं? नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करती है। यहां तक अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब आगे लेके चलते हैं अपन ग्रंथियों को। ग्रंथियों में अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि की बात करें, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो मैंने क्या कहा था कि एड्रिनल ग्रंथि, पहले अपन स्थिति को जानते हैं कि आखिर ये पाई कहाँ जाती है। तो एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कौन बताएगा? उदर गुहा में। कहाँ पे पाई जाती है? उदर गुहा में भी। वक्ष गुहा, जो उदर गुहा में जो क्या होती है, किडनी यानी वृक, किडनी के ऊपर पाई जाती है। यानी मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊं तो हमारे शरीर में कितने जोड़ी? एक जोड़ी। यानी कितनी? दो किडनियां पाई जाती हैं। इस तरीके की सी किडनियां होती हैं। इसके ऊपर त्रिभुजाकार के रूप में इस तरीके से क्या पाई जाती हैं? एड्रिनल ग्रंथियां पाई जाती हैं। मैंने इन्हें बताया कि इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इन्हें संकटकालीन ग्रंथियां कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथियां कह दो। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथियां जब संकट के समय या आपातकालीन स्थिति में अपने हार्मोन्स को स्रावित करती है। आज हम इनमें से दो तीन हार्मोन, तीन चार हार्मोन जो हैं, इनके हार्मोन्स की बात करेंगे। आपको इनमें ध्यान रखना है कि हार्मोन किस किस हार्मोन को सीक्रेट करती है, आखिर ये क्या काम आती है। उसके बाद अपन जनन ग्रंथियों की बात करेंगे, क्योंकि जनन ग्रंथियों के जो कुछ हार्मोन्स है स्रावित होते हैं, वो इससे भी स्रावित होते हैं। आओ इनकी बात करते हैं। पहली बात की, ये दो दो जोड़ी, यानी दो ग्रंथ, एक जोड़ी, बात करें एक जोड़ी की, और ये कितनी पाई जाती है? यानी संख्या में संख्या में दो होती हैं। दो होती हैं। ये हो गया अपना कौन सा? वृक, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ये अपनी हो गई दोनों कौन सी ग्रंथियां? एड्रिनल ग्रंथियां। ग्रंथियां संख्या में दो होती है, इतना पता है। अब सुनो, इसका जो ये ग्रंथियां हैं,
इनको अपन यदि एक शेप में काटे, मतलब इनकी एक स्लाइड ले, तो अपन को इस तरीके की सी नजर आएगी। देखो ये उधर कर दिया क्या, इस तरीके की सी यदि स्लाइड को काटते हैं तो इस तरीके की सी नजर आती है। मैंने आपको बताया कि यह पार्ट होता है, यह कॉर्टेक्स पार्ट होता है। कॉर्टेक्स पार्ट होता है, मतलब जो गोले के बाहर का पार्ट होता है, जो अंदर और बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स भाग कहते हैं, जबकि इस पार्ट को क्या कहते हैं, मेडुला। क्या मैंने ये शब्द बताए थे? अब अपन इनमें से जानेंगे, मैं आपको अंदर तक लेके चल रहा हूं कि आखिर इनको, इनमें से कॉर्टेक्स भाग से किस हार्मोन को स्रावित किया जा सकता है और मेडुला भाग से किस हार्मोन को स्रावित किया जा सकता है। ये दोनों शब्द है, इनको ध्यान में रखना है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, हाँ, दो रोगों के बारे में बताऊंगा मैं। इसमें से दो रोग कौन कौन से, एक तो है गायने, हाँ कोमेस्ट्रियम सही है, गायनेकोमेस्ट्रिया रोग है, ये क्या है, और एक विरलिज्म, विरलिज्म रोग है, ये क्या है। ये दोनों किसके कारण होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के कारण होते हैं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है, पुरुषों में, पुरुषों में सेक्स हार्मोन्स की कमी के कारण पुरुषों में महिलाओं जैसे जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मेरी लाइन समझ में आई, मैंने क्या कहना चाहता हूं कि यह रोग पुरुषों में यदि सेक्स हार्मोन की कमी हो जाती है तो महिलाओं जैसे लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछों का नहीं आना, स्तन ग्रंथियों का अधिक विकसन हो जाना, आवाज का पतली हो जाना। ये सारे हार्मोन्स की कमी के कारण ये ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं। सेम अपोजिट किसमें है, विरलिज्म में। इसमें क्या है, यदि महिलाओं में सेक्स हार्मोन की कमी हो जाती है, की कमी के कारण पुरुषों जैसे लक्षण क्या हो जाते हैं, लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दो रोग समझ में आए क्या? पहला बोलना है, कौन सा है, गायनोकोमेस्ट्रिया। पहली चीज ये क्या कार्य करेगा कि इसमें सेक्स हार्मोन की कमी के कारण पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण, जबकि विरलिज्म की बात करें, विरलिज्म में क्या होगा कि महिलाओं में सेक्स हार्मोन की कमी के कारण कौन से रोग उत्पन्न हो जाएंगे, पुरुषों जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब सेक्स हार्मोन क्या है ये अपन पढ़ने जाएंगे। सेक्स हार्मोन क्या होते हैं ये एक एक चीज बात करेंगे। पहली, दूसरी बात कर रहा हूं मैंने कुछ नाम लिखे। मैं बता रहा था आपको क्या, कॉर्टेक्स वाला भाग, और एक बता रहा था, चलो यहीं लिख लेते हैं, मेडुला वाला भाग। आखिर कॉर्टेक्स भाग से क्या होता है और मेडुला भाग से क्या होता है, इस चीज की जानकारी यहां लेंगे। एक होता है ग्लूकोकोडियस, ये शब्द अब कठिन की तरफ चल रहे हैं, सरल पढ़ लिया, कठिन की तरफ समझो और इनको पढ़ना है और याद होने चाहिए। पहली बात कर रहा हूं ग्लूकोकोडियस या कार्डियस कह दो। ये क्या काम करता है, ये इनके पार्ट हैं, जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसमें पाए जाते हैं। ये कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन को स्रावित करते हैं। हार्मोन्स के नाम ध्यान रखने, कोर्टिसोल नामक हार्मोन को स्रावित करेगा, जबकि क्या एल्डोस्टेरोन हार्मोन को कौन स्रावित करेगा, मिन्सो
मिनस्लो कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित करेगा। सेक्स हार्मोन की बात करेंगे अपन। सेक्स हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन पाए जाएंगे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। अब इनकी भी अलग अलग बात करेंगे। कैसे करेंगे कि ये दोनों तो किस किस में पाए जाएंगे? महिलाओं में। जबकि टेस्टोस्टेरोन की बात करें, ये किस में पाया जाएगा? पुरुषों में। इतना पता होना चाहिए कि ये महिलाओं में, ये पुरुषों में। गलती से मिक्स मत कर देना, ध्यान दे ले। अब बात करते हैं मेडुला की। मेडुला क्या होती है कि आपातकालीन समय आता है, जैसे कि कहें, मैंने पिछली क्लास में आपको इसका पूरा जिक्र कर रखा है। आप पिछला वीडियो देखोगे ना, आपको सारी चीज़ें इनमें पता चलेगी, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज के रूप में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये आपातकालीन स्थितियों में क्या होता है, एनिलिडिन, मैं इसका भी जिक्र कर चुका। ये हार्मोन क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में स्रावित होके, आपातकालीन स्थिति में स्रावित होके अपनी सुरक्षा के तौर पर ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। आखिर ये करते क्या हैं? ये हार्मोन हृदय की धड़कनों को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। दूसरी बात करें, ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रफ्तार को तेज कर देते हैं। अपनी संकटकालीन स्थितियों में जो अपने रोंगटे होते हैं, जो रोंगटे कहते हैं, समझे, बाल जो छोटे, इनको क्या करते हैं? खड़े कर देते हैं। कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, तो वो इसी कारण होते हैं। इनकी बात मैं पिछले वीडियो में कर चुका, आपको देखना है। आज मेरा टॉपिक था जनन ग्रंथियां, आज उनकी बात करते हैं, एक एक चीज समझते हैं। पहली चीज, जनन ग्रंथियां। अब एक चीज यहीं समझ लेना, क्योंकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर जनन ग्रंथियों से, जनन का है, जननांगों का है, पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको टॉपिक दे रखा है रीट वालों में, और जिसमें भी एग्जाम में आएगा पूरा टॉपिक दे रखा है। इसको यहाँ से ही समझ लेना शुरू में समझने में, क्योंकि मेरा एक लेवल, मैं आपको 3 लेवलों में पढ़ाता हूँ, ये पता है। शुरू में मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूँ शब्द की, जिससे आपको अनुभव हो सके इस शब्द के बारे में चर्चा हो रही है। दूसरे स्टेप में क्या देते हैं अपन, कि आपको थोड़ा हाफ मटेरियल दे देता हूं, जिसमें आपको उपनाम पता हो जाए और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाए। लास्ट में मैं आपको क्या देता हूं, पूरी की पूरी थ्योरी के रूप में देता हूं, जिसमें आपके एक एक पॉइंट स्टेप वाइज स्टेप क्लियर हो जाए, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैंने सुना नहीं था, आपको वो दिमाग में सेट हो जाए। यदि इनके अलावा भी मैं 3 स्टेप में लेके चल रहा हूँ, इसके अलावा भी यदि किसी को नहीं आता, तो वो उसकी भागीदारी हो गई, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी इसमें, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं जनन ग्रंथियों की। एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आराम से लेके चल रहा हूँ, समझना इधर। जनन ग्रंथियों की बात करें, मैंने क्या कहा, जो मादा होती है, मादा में कौन सा? एस्ट्रोजन। जबकि नर में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं। इतना कंफ्यूजन साफ रखना। दूसरी बात करता हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, इन पॉइंटों में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं। एक मादा होती है, मादा अपने अपने जीवन चक्र में 400 अंडे देती है। मादा होती है अपने जीवन काल में या जीवन चक्र में पूर्ण संपूर्ण की बात करें तो 400 अंडे देती है। मादा एक मंथ में सिर्फ एक अंडे ही देती है, यानी एक अंडाणु का निर्माण करती है। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया प्लस में किस किस तरीके से आगे बात करते हैं। मैं बात करता हूं कि इन पॉइंटों के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, इनके समझ लेना।
नर में टेस्टोस्टेरोन की बात कर ली, मादा में एस्ट्रोजन, और किसकी बात कर ली, प्रोजेस्टेरोन। अब बात करता हूं मैं गर्भाकाल की। थोड़ा थोड़ा दिमाग में लेना, गर्भाकाल किस किस में कितना कितना होता है। मैं बात करूं मादा की, मादा जो कि बात करें मनुष्य में, इसमें गर्भकाल होता है जो 9 मंथ का होता है। कितने? और गाय में कितने? गाय की भी बात कर ले, इसमें भी 9 महीने। जबकि मैं बात करूं भैंस, कितने महीने? 10 महीने। ये नॉर्मल पॉइंट है, ये चीजें जरूर ध्यान रखना। यदि इनमें ही आप कंफ्यूज रहोगे तो आगे इसमें घुस ही नहीं पाओगे। दूसरी बात करूं कुत्ते की, जो मैं आते हैं वो ज्यादातर ले रहा हूं ताकि आपको ध्यान रखें। 2 से 2.5 महीने के बीच में। और सबसे कम होता है चूहे में, जो कि 21 से 22 दिन का। इसीलिए मैंने बताया कि वैज्ञानिक सबसे ज्यादा प्रयोग चूहे पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पहली चीज उनमें क्या है, जनन की क्षमता सर्वाधिक होती है। वे अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये जीनों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये डेवलप करने की जल्दी क्षमता पाई जाती है। तो इसी वजह से किसको लेते हैं? क्योंकि मान लो किसी में प्रयोग करना है अपन को, एक तो करे मान लो जननांगों का जनन का प्रयोग करना है, किसी में बच्चे को पैदा करना है, तो यदि मनुष्य में इनमें करेंगे तो 2 से 2.5 महीने, मानव की बात करें तो 9 मंथ का टाइम लगता है। जबकि चूहों की बात करें, चूहे अपने जनन प्रक्रिया 21 और 22 दिन में ही नई संतान को जन्म देने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे पिछले कुछ जानकारियों के बारे में, समझना। मैं कह रहा हूं कि एक कोशिका होती है, कोशिका अपनी वृद्धि किसमें करेगी? कोशिका से किसका निर्माण होगा? ऊतक का। ऊतक से क्या बनेगा? अंग। और अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र। ये बात समझ में आई? वैसे ही मैं बात कर रहा हूं नर की, नर शुक्राणु, जिसमें एन युग्म नर शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 दिनों में पिछला गायब। 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि 23 जोड़ी होते हैं। प्लस में बात करें अपन किसकी? मादा की। मादा में कितने? आप बताना जल्दी, कितने? कितने? बाद में बताऊं। 23 जोड़ी होते हैं। यदि इनमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया हुई तो क्या बनेगा? युग्मनज। यानी एक युग्मनज में दोनों क्या करेंगे? आपस में फर्टिलाइजेशन करके संलहित हो जाएंगे, तो क्या बना? युग्मनज। युग्मनज से आगे की प्रक्रिया चलते चलते मैं आपको जब जनन क्रिया समझाऊंगा, फिर आपको एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से युग्मनज बनेगा, किस तरीके से ब्लास्टोलिस बनेगा। मतलब आगे धीरे धीरे चलेंगे और किस तरीके से किसका निर्माण होगा? एक पूरे अंग तंत्र से अंग अंग मतलब पूरे सिस्टम का निर्माण हो जाएगा, यानी एक बच्चे का निर्माण हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया से किसका निर्माण होगा? एक बच्चे का निर्माण हो जाएगा। यानी पूरे अंग एक दूसरे से, मैं यहां तक की क्रिया समझाना चाह रहा था आपसे कि n+n गुणसूत्र मिलके क्या बना लेंगे? युग्मनज, यानी 2n गुणसूत्र बना लेंगे।
इस चीज को समझना है आपको। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर के ऊपर लेके चलता हूं कि किस तरीके की स्ट्रक्चर मादा में पाई जाती है, किस तरीके की स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है, नर में। अब स्ट्रक्चर को समझते हुए हार्मोन्स को समझते हुए चलना, इसकी बात करूंगा। एक सेकंड, चित्र हुआ तो चित्र से बढ़िया रहेगा। मैं क्या बात कर रहा था, एक कि आपका टॉपिक कौन सा है, एक नरजन्नांग वाला। यदि नरजन्नांग में एक से यदि ये समझ में आ गए हार्मोन्स, तो उसमें समझने में क्या हो गई, दिक्कत नहीं आएगी आपको। नहीं तो फिर हार्मोन्स पे लाके रुकोगे तो फिर चलेगा ही नहीं काम। अब आपको ये बता रहा हूं किसकी संरचना, मादा गर्भाशय की, यानी किस तरीके से एक शुक्राणु किस तरीके से गति करके अंडाणु का निर्माण करेगा, अंडाणु से फर्टिलाइजेशन होकर किस तरीके से निषेचन होगा, इनके नाम और कहाँ पे अंडे बनते हैं, कहाँ पे शुक्राणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आएंगे। अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, फिर आके चल के अपन इनकी बात करेंगे। देखो चित्र दिख रहा है आपको, और बड़ा कर देता हूँ, लो समझो। ये क्या होता है, डायग्राम बनाते हुए चलते हैं फिर। इस तरीके की सी माद क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये होती है फेलोपियन नलिका। आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो कंपटीशन के अनुसार पूछता हूं मैं, और मैं इसमें 4 या 5 क्वेश्चन बताऊंगा इस डायग्राम में, और वो आपको देखने को मिल सकते हैं बार बार, तो ध्यान दे लेना। बाद में मुंह फुलाओ तो फिर बहुत गंदा लगता है मेरे को। ये होती है क्या, फेलोपियन नलिका। जब ये होता है क्या, गर्भाशय। इसे कहते हैं योनि। जब यहां से शुक्राणु गति करते हुए, है ना, गति करते हुए फेलोपियन नलिका में जाते हैं, यानी अंडवाहिनी में, हिंदी में अंडवाहिनी में जाते हैं, तो निषेचन कहां पर होगा, अंडवाहिनी में निषेचन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निषेचन निषेचन की प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मैं पूछूंगा जिससे बता देना, लेकिन दिमाग में सबके आ जाना चाहिए। दूसरी बात करें, ये होते हैं, ये अंडाणुओं का निर्माण करते हैं, आपको समझना है, उस तरीके से बता रहा हूं। मादा में महीने का रदर चक्र चलता है या मासिक पीरियड चलता है। मैं आपसे पीछे की बात करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि मादा में जो एमसी चलती है उसका कौन सा हार्मोन निर्धारण करता है या नियंत्रित करता है, मैंने थायराइड ग्रंथि में लिखाया था कि मादा होती है, उसके एमसी को जो नियंत्रित करता है थायराइड ग्रंथि करती है। थायराइड ग्रंथि की कमी के कारण मादा में बांझपन का, थायरोक्सिन हार्मोन, में ग्रंथि पूछ रहा हूं बेटा, कि आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद। फिर भी ग्रंथि का नाम आए तो थायराइड ग्रंथि, यदि हार्मोन्स का नाम आए तो थायरोक्सिन हार्मोन। मेरे क्वेश्चन को सुना करो, मैं ग्रंथि की बात कर रहा हूं। थायराइड ग्रंथि क्या करती है, मादा के एमसी को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि के कारण यदि कम थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मादा में बांझपन का रोग उत्पन्न हो जाता है, मादा में जनन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी की बात कर रहा हूं मैं
कि जब ये क्या नाम से ये क्या करेंगे, अंडोत्सर्ग में सहायक होंगे। यानी अब मैं बात कर रहा हूं अंडोत्सर्ग में कौन कौन से हार्मोन सहायक होंगे। अंडोत्सर्ग को LH हार्मोन, ल्यूटेलाइजिन हार्मोन, FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु को के निर्माण की प्रक्रिया में लाभदायक है। और शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बेटा ये सारे कनेक्टिंग टॉपिक हैं, सारे हार्मोन्स इनकी, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज बात कर रहा हूँ, सारे ये एक से कनेक्टिंग हैं। यदि आपको क्वेश्चन जननांगों से पूछा जा रहा है तो वो जननांगों के क्वेश्चन को हार्मोन में ले जा सकता है, वो हार्मोन की बात कर सकता है जननांगों के क्वेश्चन में से। इसीलिए तो क्वेश्चन का क्राइटेरिया आप समझो मेरी बात। यदि आपसे मान लो पेपर की बात करें, पेपर में आपको दे रखे हैं 20 टॉपिक और क्वेश्चनों की बात कर रखी है 10 से, तो क्या वो हर में से दो दो क्वेश्चन उठाएगा क्या? एक मान लो हर में से भी एक एक क्वेश्चन उठाए तो भी कितने क्वेश्चन बनेंगे, 20। लेकिन बात तो 10 ही क्वेश्चन की कर रखी है बेटा, और उसको देने पड़ेंगे हर टॉपिक में से क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चनों का जिक्र होता है, टॉपिक का जिक्र कर रहा है इंसान, तो उसको क्वेश्चन हर टॉपिक में से देने पड़ते हैं। हर टॉपिक में से देने पड़ते हैं तो वो क्या करता है, कनेक्टेड पूछेगा। किसमें से, निषेचन के टॉपिक में से, फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में से, जननांगों के टॉपिक में से, लेकिन आंसर मांगेगा कौन सी, हार्मोन्स, ग्रंथियों के टॉपिक में से आंसर मांगेगा। फिर आपके दिमाग खुलेंगे, सर मैंने तो जननांग टॉपिक पढ़ा था, पूरा याद था, लेकिन ये तो हार्मोन्स का टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, वो याद ही नहीं किया, तो मैं रह गया। तो इसीलिए आपको क्राइटेरिया में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करके मैं मेरा समय खर्च करके आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। एक एक की बात 3-3 बार 4-4 बार कर रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप कनेक्टिंग करके पढ़ो और समझो, बाद में आप बात कर लूंगा। फिर मैंने क्या कहा, ये दीवार होती है, 3 तरीके की होती है, यानी एंडोडर्म। क्या मैंने ये शब्द कहीं और भी यूज किए हैं क्या? पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में मैंने बात की। पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है, एंडोहाइपोसिस, मीजोहाइपोसिस और न्यूरोहाइपोसिस, 3 भागों में बांटा था। उसी प्रकार गर्भाशय को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहले एंडो की बात करें, मतलब बाहरी के भाग की बात करें, दूसरा बांटा गया मीजो और तीसरा बांटा गया न्यूरो। यानी मेरा कहने का मतलब है, एंडो शब्द इसलिए रखा क्योंकि बाह्य पार्ट, मीजो मिडिल पार्ट और न्यूरो लास्ट का पार्ट या बाहरी पार्ट। अब समझना एक एक प्रक्रिया को, यदि आपके इमेजिनेशन से याद रहती है तो बहुत बढ़िया बात है, इसीलिए मैं बार बार चित्र बना के बता रहा हूं, नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट में लिखवाऊंगा, ऊपर होके चल जाएगा, इसीलिए मैं वापस समझा रहा हूं। ये क्या होती है योनि, मैंने बताया जो शुक्राणु होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, चाहे नर में हो चाहे मादा में हो, 23 जोड़ी होते हैं। समझ में आ गया? अब जब मान लो, और हार्मोन कौन कौन से पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ी सी किसकी, एस्ट्रोजन और किसकी, एस्ट्रोजन की बात करें, ये क्या करता है, थोड़ा सा महिलाओं में जो स्त्रियां होती हैं, मादा होती हैं, इनमें सुंदरता को बनाए रखता है। यानी इस हार्मोन की अधिकता के कारण क्या होती है, सुंदरता बरकरार रहती है, यानी सुंदरता वाला हार्मोन कहते हैं। जबकि मैं बात करूं किसकी, प्रोजेस्टेरोन की, ये क्या करता है कि गर्भावस्था रहती है, जब जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो उसके प्रसव क्रिया के समय इस हार्मोन से लाभदायक होता है, यानी ये प्रसव क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। पहली चीज, प्रसव क्रिया क्या होती है, प्रसव क्रिया ये होती है जब महिला में बच्चा पैदा होने वाला होता है तो एक प्रसव दर्द होता है, यानी बच्चे के पैदा होने से
कुछ घंटों पहले कि दर्द उत्पन्न होता है, इसमें ये क्या करता है, महिला में या मादा में बच्चे को निकलने के लिए, अपनी अवस्था को फैलाने के लिए सहायक होता है। यानी प्रसव पीड़ा में यह क्या होता है, सहायक होता है। एक बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, लोग बाग जैसे कि डॉक्टर की बात करें या अपन खुद की बात करें कि जो मादाएं होती हैं वे लिंग का, जैसे कि डॉक्टरों की बात करें, ये लिंग का परीक्षण कर लेते हैं कि क्या नर पैदा होगा या मादा पैदा होगी, क्या लड़का पैदा होगा या लड़का लड़की पैदा होगी। इन चीज़ों का किसके माध्यम से निरीक्षण करते हैं, इसकी बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे, क्या महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, मादा प्रेग्नेंट है, इसका टेस्ट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से करने पर कौन से हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन की बात करेंगे आज। दूसरी बात कर रहा हूं मैं, एक दो हार्मोन्स निकलते हैं। दो हार्मोन्स की बात करूं, एक तो HCG। क्या मैंने GH हार्मोन के बारे में आपको बताया है? ह्यूमन ह्यूमन कोरोनियम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, यानी HCG हार्मोन। दूसरा हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, मादा में जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके टेस्ट के लिए उपयोगी रहता है। टेस्ट का परीक्षण करता है कि मादा प्रेग्नेंट है तो पॉजिटिव, प्रेग्नेंट नहीं है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव, है ना। तो ये क्या करेगा कि गर्भावस्था के समय टेस्ट का निर्धारण। समझ में आई ये चीजें? दोबारा सुन लो। एक चीज HCG हार्मोन, मैंने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इसलिए लिखा, क्या मैंने सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की बात की? क्या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? यह हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है। इसे STH हार्मोन भी कहते हैं। शॉर्ट में STH हार्मोन आ जाए या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन आ जाए, बात किसकी कर रहा है? यदि HCG हार्मोन किया जाए तो बात किसी की कर रहा है? इसमें लिंग का पता लगाया जाता है, क्या स्त्री है या क्या पुरुष है। तो लिंग निर्धारण में सहायक कौन सा हार्मोन? HCG, ह्यूमन कोरिनियम हार्मोन। चीजें समझ में आई? अब मैं बात करता हूं इसी तरह, सहायक की बात कर ली, चित्र कहां गया। अब मैं बात करता हूं नर की। नर में क्या होता है कि दो वृषण होते हैं। वृषण, दो वृषण होते हैं। वृषण की नलिकाएं होती हैं, जो कि नलिकाएं होती हैं, इन इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? जिस तरीके से उसमें क्या कहा, अंडवाहिनी, यानी अंड नलिका। इसमें क्या कहेंगे अपन? शुक्रवाहिनी, क्योंकि वो किसका निर्माण कर रही थी, जबकि ये किसका निर्माण करेंगे? शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा? शुक्रवाहिनी, जबकि इसे क्या कहा? अंडवाहिनी। इन्हें कहते हैं शुक्रवाहिनी।
अब एक चीज समझना, बंधियाकरण, बंधियाकरण का मतलब ये होता है कि जब जो इंसान होता है उनके बंदीकरण कर देते हैं, यानी नसबंदी कर देते हैं। वो किस तरीके से होती है उसको भी थोड़ी चर्चा में लेके आता हूं मैं। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, एक तो होता है पशुओं की बात करें तो पशुओं में अलग तरीके से होता है। पशुओं की क्या होती है, 3 विधियां होती हैं। 3 विधियां ऐसी होती हैं, मैं पशुओं की भी बात कर लूं। पशुओं में क्या होता है कि 3 विधियां ऐसे कि एक तो होता है कि पशुओं के वृषण होते हैं, इनमें चीरा लगा दिया जाता है। यह बहुत दर्दनाक होती है, इससे वृषण अलग हो जाते हैं और काफी काफी पीड़ादायक होता है कि एक ब्लेड लेके उनमें चीरा लगा देना, जिससे वृषण क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी शुक्र नलिकाओं को काट दिया जाता है। जब शुक्र नलिकाएं को काट दिया गया तो उनमें पोषण प्रदान नहीं होगा। जब पोषण ही प्रदान नहीं होगा तो वो वृद्धि नहीं करेंगे और शुक्राणुओं का निर्माण नहीं करेंगी। पहली विधि इसमें हो गई। दूसरी विधि क्या होती है? दूसरी विधि क्या होती है? रासायनिक विधि होती है। रासायनिक विधि ऐसे होती है कि उसमें क्या कर देते हैं, नलिकाओं में एक जैसे कि मैं बात करूं, ये शुक्र नलिकाएं होती हैं, शुक्र नलिकाओं में क्या लगा देते हैं, रबड़ के छल्ले बांध देते हैं। रबड़ के छल्ले होते हैं वे बांध देते हैं। रबड़ के छल्ले बांध दिए तो ये शुक्र नलिकाएं क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने के बाद में जब जो वृषण है उसको पोषण ही प्रदान नहीं हो रहा, पोषण प्रदान नहीं होगा तो वो क्या नहीं रहेगा, सक्षम नहीं रहेगा और सूख के क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी शुक्राणुओं का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसी प्रकार हम मादा की बात करें, मादा की अंडाणु का निर्माण यहाँ पर होगा जब ये फेलोपियन नलिका से निकलेगा। तो यदि फेलोपियन नलिका को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या अंडा जा पाएगा? जब गर्भाशय में अंडा जा ही नहीं पाएगा, यदि इसका निषेचन ही नहीं होगा तो ये क्या होंगे, सूख कर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अंडाणु निर्माण की क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जबकि हम पशुओं की बात करें तो पशुओं में एक विधि और चलती है, उसे कहते हैं, ये क्या है, पशु परीक्षण के लिए भी बता रहा हूं, कभी मान लो कोई क्वेश्चन निकला है, चल रहा है तो साथ के साथ में बता देता हूं। एक होती है बर्डीजो, एक बर्डीजो नामक विधि होती है। इसमें क्या होता है कि एक प्लास जैसी संरचना होती है। मतलब कि कहने का कि प्लास देखा है आपने, प्लास जैसी संरचनाएं होती है, उसमें शुक्र वाहिनिका को देख के उसकी शुक्र वाहिनिका को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। मतलब कि ये शुक्र नलिका है, इसको यहां से दबाया, ये दबा के क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। इसके 1 सेंटीमीटर इधर आगे की ओर दोबारा दबा दिया कि कहीं एक मान लो खुल जाए तो दूसरी नहीं खुले। मान लो ये शुक्र नलिका है, यदि इसको प्लास से लेके ऐसे मोड़ दिया जाए तो शुक्र वाहिनिकाएं, शुक्र नलिकाएं हैं, ये क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है। यदि ये ब्लॉक हो गई तो इनको क्या हो गया, पोषण प्रदान नहीं होगा। पोषण प्रदान नहीं होगा तो शुक्राणु जो वृषण है उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। वही बात करें किसकी, महिला में गर्भाशय की। महिला में गर्भाशय में यदि क्या लगा दिया जाए, बर्डीजो विधि का उपयोग किया जाए, रबड़ विधि का, और ये तो अपन में चलती ही नहीं है, पत्ती वाली, जो ये किस में चलती है, पशुओं में। अपनी भी आजकल क्या होती है, आर्टिफिशियल क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक विधि आ गई, इसके माध्यम से अपनी शुक्रवाहिनिकाएं या शुक्राणु नलिकाएं या अंडवाहिनिकाएं, फेलोपियन नलिका को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। यदि ये बंदी हो गई तो इनमें से शुक्राणु निकलना क्या हो गया, बंद हो गया। पहली चीज, मैं आपको इतना सब कुछ बता रहा हूं, क्या मैं इनके लाभ की बात करूं कि ये पशुओं में क्यों किए जाते हैं और मनुष्य में क्यों किए जाते हैं, मैं इनका भी थोड़ा जिक्र कर लेता हूं। ये लिखवाने वाली चीज नहीं है, लेकिन कभी पॉइंट में आ जाए, जैसे कि आप पशु परीक्षण की दे रहे हो तो पशुओं के बारे में जरूर आ सकता है कि क्या मैं इस बात से सहमत हूं, क्या मेरा ये कथन सत्य है कि मैं बताऊं कि शुक्र वाहिनिकाएं फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध करने पर सक्षम होती है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता, पोषण प्रदान नहीं होता, इसके कारण अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा तो अंडाणु सूख के क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। दूसरा कथन, क्या वृषण नलिकाओं को अवरुद्ध करने पर वृषण क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है, पोषण प्रदान नहीं होता, इसके कारण शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा।
तीसरा टॉपिक, यदि इन दोनों प्रक्रियाओं को शामिल कर दे तो वो जनन के लायक नहीं रहते, जनन क्षमता नहीं रहती है और वे क्या नहीं कर पाते, बच्चे उत्पन्न पैदा करने में सक्षम नहीं रहते। क्या मैं इन तीनों कथनों से सत्य हूं या असत्य हूं, इन बात के बारे में आपसे चर्चा कर सकता है। पहली बात, इन पॉइंट्सों के बारे में पूछ सकता है। दूसरी बात करूं, क्या इनसे क्या तो लाभ है क्या हानि है, इनकी भी बात करें। आखिर क्यों करते हैं, फालतू क्यों करें। हाँ, 6,000 रुपए के लिए लोग बात कर ले तो वो बात अलग है। इसमें एक योजना चलाई जाती है कि नसबंदी कराने वाले पुरुषों को और महिलाओं को शायद योजना का लाभ उठाने के लिए कोई नहीं कराता। ये मत सोच लेना 6,000 रुपए मिल रहे थे इसलिए कराया। बात कर रहे हैं अपन इनके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, इनकी बात करते हैं। तो लाभ तो क्या होते हैं, चलो मैं आपको लाभ और हानि समझाने के बाद में ये पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, अब पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को लिखाऊंगा वैसी की वैसी जो मैंने बताई। पहली चीज, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, और इनके बाद में इसकी बात करूंगा। जब अपन जन्नांग पढ़ेंगे तो जन्नांगों में क्या पढ़ेंगे कि एक निषेचन के पश्चात कैसे एक अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाणु से किस प्रकार ये धीरे धीरे क्या करेंगे, गति करते हुए आगे की ओर बढ़ते, कितने दिन में बढ़ेंगे। मैंने चलो एक चीज और बता दूं कि जो जब शुक्राणु योनि के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जब जनन होता है, निषेचन होता है, तो इसमें लगभग 4 दिन का समय लगता है। 4 दिन डे का समय लगता है। 4 दिन का समय किस में लगता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मादाओं में अंडाणु के का पूरे जीवन चक्र में अंडाणु का निर्माण कितने दिन तक होता है। दूसरा पॉइंट बता दूं मैं, क्या है मेरे टॉपिक से हटके दोनों को शामिल कर रहा था पर कोई बात नहीं। मैं बात कर रहा था कि क्या होता है, रजत चक्र होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ये महिलाओं में लगभग 45 से 50 ईयर्स वर्ष तक क्या होता है, अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, होती है। जबकि इसके बाद क्या हो जाती है, इसके बाद यह समाप्त हो जाती है। पुरुषों की बात करूं, पुरुषों में शुक्राणुओं की प्रक्रिया जीवन पर्यंत रहती है। समझ में आया। जो मादा में जो रजत चक्र चलते हैं वे मात्र कितने दिन तक चलेंगे, 45 और 50 ईयर्स तक चलेंगे, जबकि पुरुषों में शुक्राणुओं की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक रहती है। शुक्राणु 23 जोड़ी होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन इनके लाभ और हानि की। मैं आपको लाभ और हानि बता दूं, फिर कल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन ग्रंथियों की। ग्रंथियां अपनी समाप्त है, जन्नांग के टॉपिक में घुसूंगा और फिर जन्नांगों को एक बार पढ़ के फिर मस्तिष्क का टॉपिक चलेगा। इसीलिए मैंने आज जन्नांगों की बात कर दी कि आपको किस किस में होता है। पहली चीज मैंने एक क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन था मेरा कि निषेचन की प्रक्रिया जो कि संपन्न होती है वो किसमें संपन्न होती है, किसमें, अंडवाहिका में या फेलोपियन नलिका में। जब ये अंडाणु यहाँ से निषेचित हो जाते हैं यानी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, फिर ये अंडाणु यहाँ से कहाँ पर स्थापित होते हैं, गर्भाशय की दीवार पर स्थापित होते हैं। फिर मैंने आपको कोशिकाओं की जो अवस्थाएं बताई, एक कोशिका की कौन कौन सी फेज बताई, क्या मैंने बात की बुके फेज यानी गुलदस्ता अवस्था, किस अवस्था, बुके फेज। बेटा इंग्लिश और हिंदी का जरूर ध्यान रखना, बुके यानी गुलदस्ता ही होता है, तो बुके फेज भी पूछ सकता है और गुलदस्ता अवस्था भी पूछ सकता है। ये नलिका में फर्टिलाइजेशन हो, निषेचन होकर ये गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। गर्भाशय में इनके पीरियड चलते हैं कितने कितने दिन तक। बच्चा, मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा कब अपनी धड़कनें लेगा, कब वह अपनी धड़कनें को चालू करना प्रारंभ करेगा, किस मंथ तक वो प्रक्रिया मेरुला से अपने अंग में डिवाइडेशन होने लग जाएगी,
कब वो मस्तिष्क का निर्माण करेगा, ये सारी बातें अपन ये जो जननांग टॉपिक है इसमें चलने वाले। बाकी अभी मैं किसकी बात कर रहा था, ग्रंथियों की। ग्रंथियों में अपने बात की, ग्रंथियों में किस किस तरीके से होती है, इनकी पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। जिस तरीके से मैंने कल की क्लास ली, कल की क्लास को आपको पूरी लेना है। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ लाभ और हानि की, आपको सुनना है। पशुओं में भी और मनुष्य में भी। पशुओं में क्या होता है कि पशुओं में यदि मान लो भैंस को ले, गाय को ले, या फिर किसको ले, नर की बात करें, नर को या मादा की, दोनों की बात करते हैं। नर को ले, नर में क्या कर देते हैं, नसबंदी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि नर में क्या होता है कि पहली बात उसे काम में लिया जाएगा। यदि खेतों में काम करने वालों की, बैलों की क्या कर देते हैं, नसबंदी कर देते हैं, जिससे उसमें क्या हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी बात करें, जैसे कि अपन मुर्गों की बात करें, मुर्गों में क्या करते हैं लोग बाग, पोल्ट्री फार्मर ये लगाते हैं। अब यदि उनमें शुक्रवाहिनिकाओं को यदि अपन ब्लॉक कर दे, कौन कौन सी विधि के माध्यम से, या तो रबड़ की विधि के माध्यम से, ये बर्डीजो विधि के माध्यम से, या कौन सी विधि के माध्यम से, वो विधि नहीं चलती। हाँ, उनमें चलती है कौन सी विधि के माध्यम से, चीरा लगा के। अब यदि उनको ब्लॉक कर दे तो उनमें क्या होगा कि मांस की मात्रा क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो जनन करने की क्षमता नहीं रखेगा, उसमें जो पोषण पदार्थ, पोषण बने, वो निकालने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे वो किसमें वृद्धि करेगा, मांस में वृद्धि करेगा। दूसरी बात करें, अपन मनुष्य की बात करें, मनुष्य की बात करें तो क्या करें, मनुष्य में यदि बात करें, मनुष्य में शुक्राणुओं के निर्माण की बात करें, मनुष्य में एक क्राइटेरिया के अनुसार क्या करा लेते हैं, नसबंदी करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं में रजत चक्र चलते हैं, रजत चक्र के कारण ज्यादातर कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, उसके कारण क्या करा लेते हैं, नसबंदी करा लेते हैं। बात करता हूं, दोनों की लेके चल रहा हूं, पशुओं की, मनुष्य की। पशुओं में क्या करते हैं कि बहुत, जैसे कि अभी पशुओं में जो पशु परीक्षण की बात करें, उसमें क्या है, प्रजनन टॉपिक आता है। तो प्रजनन में क्या करते हैं कि आजकल कृत्रिम वो चल गया, क्या चल गया कि कृत्रिम गर्भाधान चल गया। क्योंकि आजकल जो गाय और भैंस होते हैं उनको न कि फिजिकल फर्टिलाइजेशन, निषेचन करा के आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम निषेचन कराया जाता है। यदि कृत्रिम निषेचन कराया जाएगा तो किसके माध्यम से कराया जाएगा, शुक्राणुओं के माध्यम से। कभी आपने देखा है जब भैंस मध्यकाल में आती है, मध्यकाल में आने का मतलब जब वह अपने रजत चक्र में आती है तो उसके डॉक्टर को बुलाया जाएगा। डॉक्टर क्या लेके आएगा, एक ड्रम जैसी संरचना लेके आएगा जिसमें क्या रखे रहते हैं, शुक्राणु रखे रहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की बात कर रहा हूं, शुक्राणु रखे रहते हैं। यदि मान लो किसी पशु में पता ही नहीं चलता, चलो इंसान के तो टाइमिंग पीरियड से अपन बता सकते हैं, या फिर अपन उसकी जो मतलब एज डे वाइज बता सकते हैं, लेकिन मनुष्य बोलने की क्षमता नहीं रखते। इसीलिए कि पशु बोलने की क्षमता नहीं रखते, वो अपनी फीलिंग्सों को जाहिर नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो पशु, जैसे नर पशु है उसको अपन खेती कार्यों में यूज में ले रहे हैं, जो मुर्गा है उसको मांस उत्पादन में यूज में लिया जा रहा है। तो अपन उनकी जनन क्षमता यानी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए पशु है तो वो नर जो नसबंदी पशु है उसको उस मादा से मध्यकाल में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। लेकिन नसबंदी के कारण शुक्राणुओं की क्षमता तो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन नर पशु मादा पशुओं को क्या कर सकता है, वो पता किया जा सकता है कि यह किसमें है, मध्यकाल में। यदि मध्यकाल की कई अवस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से पशुओं को और मनुष्य में अलग अलग विधियों के माध्यम से पता किया जा सकता है। अपन पढ़ेंगे, जननांग की बात करेंगे। जननांग में मैं एक एक टॉपिक समझाऊंगा कि किस डे कौन सा होता है। फिर बात करेंगे, मैंने ग्रंथियों की बात की, ग्रंथियों में आपको क्या करना है, पिछली ग्रंथियों को पूर्णतः याद करनी है। जब मस्तिष्क चलेगा तो मस्तिष्क की ग्रंथियां पूछूंगा, जब जननांग चल रहा है तो जननांग की ग्रंथियां पूछूंगा, और आगे जहां जहां चलेगा वहां
इसकी क्या हार्मोन्स और ग्रंथियों के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू। आज की क्लास यहीं स्टॉपेज करते हैं। कल बात करेंगे अपन या तो जननांग टॉपिक की या मस्तिष्क टॉपिक की। अपनी ग्रंथियां कंप्लीट है। आप पिछली वीडियो में जाके मैंने एक पीडीएफ लगाई थी, उसको पूरा देखना है। थैंक यू। थैंक यू।